पोषण एवं स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं और विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों द्वारा भोजन में ऊर्जा विमुक्त कर अपने शरीर की क्षतिपूर्ति एवं वृद्धि करते हैं, पोषण कहलाता है। और पोषक ऐसा पदार्थ है जिसे एक जीवधारी अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है एवं इसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत अथवा शारीरिक घटकों के जैव संश्लेषण के लिए करता है। अब हम लोग जानेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व, न्यूट्रिशन मटेरियल। रासायनिक आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कार्बनिक पोषक तत्व तथा दूसरा अकार्बनिक पोषक तत्व। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कार्बनिक पोषक तत्व। यह मेनली कार्बन एवं उसके यौगिक से बना हुआ पोषक तत्व होता है और इसके प्रमुखतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, विटामिन और पानी। तो शुरुआत हम प्रोटीन से करते हैं। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, लोहा और आयोडीन, इन सब से मिलकर एक जटिल, मेनली नाइट्रोजन, यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसके साथ ही गंधक, फास्फोरस, लोहा तथा आयोडीन भी उपलब्ध होता है। जीवों के भोजन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जीवों की भोजन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है और शरीर निर्माण में मुख्य रूप से प्रोटीन का यूज होता है। प्रोटीन ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसका नामकरण सर्वप्रथम मुल्डर द्वारा किया गया था। ये भारी और जटिल कार्बनिक अणु होते हैं जिनकी संयोजक इकाइयां मोनोपेप्टाइड्स या अमीनो अम्ल होती है। इसके संयोजक इकाइयों का नाम क्या है? मोनोपेप्टाइड्स एंड अमीनो अम्ल। अब इनका कार्य हम जान लेते हैं। यह कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करती है और एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करती है। हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करती है, मतलब ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं और यह अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक क्रियाओं में एंजाइम का कार्य भी करती है। अब हम लोग जान लेते हैं प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसके मेन स्रोत में दूध, अंडा, फल, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, खोआ, मांस, मछली और अंडे की जर्दी इत्यादि होते हैं। शरीर में इसकी कमी से मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं तथा भौतिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास रुक जाती है एवं रोग प्रतिरोध शक्तियां भी कम हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व था जो कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट। यह भी एक कार्बनिक पोषक तत्व है। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कार्बनिक पोषक तत्व मतलब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इसमें मेनली हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के जटिल अणु होते हैं। इसको शर्करा मंड के जटिल तथा बड़े अणुओं के रूप में होता है। ये हमारे शरीर के बहुत ही आवश्यक तत्व है और इसमें
कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के रासायनिक यौगिक होते हैं। पोषण के अंतर्गत शर्करा को ग्लूकोज में बदल लिया जाता है, जिसका भंडारण स्टोरेज ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। इसके स्रोत सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध पके फल, आलू, शकरकंद, चुकरकंद, रसीले फल तथा गन्ना इत्यादि होता है। अब हम इन लोग कार्बोहाइड्रेट के कुछ कार्य को जान लेते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा के उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं और बदले में शरीर की ऊर्जा की मांग पूरी करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। तीसरे नंबर पर वसा, फैट्स। यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जटिल यौगिक होते हैं। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है और 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा हम लोग ले सकते हैं। शरीर के त्वचा के नीचे में विद्यमान वसा उष्मा क्षय को रोकती है। इस प्रकार वसा शरीर के निश्चित ताप को बनाए रखने में सहायक होती है। वसा, फैट्स वस्तुतः कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के असंतृप्त यौगिक, नॉन सैचुरेटेड यौगिक होते हैं। वसा का रासायनिक विघटन वसा अम्ल, फैटी एसिड तथा ग्लिसरीन में होता है। मतलब वसा टूट कर किस में बदलेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरीन में। अब इसका कार्य क्या क्या है ये जान लेते हैं। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है और यह ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। 1 ग्राम वसा में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है और यह प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा के प्रमुख स्रोत जैसे हो गया दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली का तेल एवं अन्य तेल, घी पदार्थ। मेनली तेल और घी जैसे पदार्थ जो भी होंगे उसमें वसा अधिक पाया जाएगा। और इसके कमी से त्वचा रुखी हो जाती है, वजन में कमी हो जाती है तथा शरीर का विकास रुक जाता है। और अगर इसकी अधिकता ओवरडोज हो गई तो शरीर मोटा हो जाता है तथा हृदय की बीमारी, रक्तचाप का बढ़ना इत्यादि रोग हो सकते हैं। अब हम जानते हैं विटामिन। यह भी एक कार्बनिक न्यूट्रिएंट्स है। कहने का मतलब जिसमें भी कार्बन होगा वह सभी न्यूट्रिएंट्स जो जिसमें मेन रूप से कार्बन से बना हो, उसको हम लोग कार्बनिक न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। अब जैसे विटामिन हो गया, यह भी एक कार्बनिक यौगिक है और यह शरीर के सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से शरीर किसी न किसी रोग का शिकार हो जाता है। यह ऊतकों में एंजाइम का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? तो एंजाइम। कौन करता है? विटामिन। अब इसमें जो है विटामिन ए, डी, ई और के जो है यह वसा में घुलनशील होता है, जबकि बी और सी जो है वह जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील वसा कौन होगा? बी और सी। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होगा बी और सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन होगा ए, डी और एंड के। अब हम देखते हैं वाटर। इसके बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, यह हर रोज यूज होता है, प्रयोग में आता है। शरीर के भार का लगभग 70% पानी होता है। यह शरीर के सभी कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। अतः शरीर में प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी का पहुंचना आवश्यक है। गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा पानी की आवश्यकता पड़ती है।
और सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल पी लेना चाहिए। तो ये 5 जो थे ये कार्बनिक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के रूप में, जिसको कार्बनिक पोषक तत्व कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, जल और वसा, ये सब कार्बनिक पोषक तत्व थे। अब हम लोग जानेंगे अकार्बनिक पोषक तत्व। मतलब इसमें कार्बन का नहीं होना है। अगर इसमें जो वह पोषक तत्व जिसमें कार्बन नहीं है तो उसको हम लोग अकार्बनिक पोषक तत्व कहेंगे। और इसको अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और यह जो है रचनात्मक तत्व कहलाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर को रोगों से बचाता है तथा उसके विकास में सहयोग देता है। प्रमुख अकार्बनिक तत्व सब जो है उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा सोडियम। अब इस सब का कुछ लक्षण क्रम देख लेते हैं। कैल्शियम जो है यह शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसका प्रमुख कार्य अस्थि एवं दांतों का निर्माण करना है। यह हृदय के धड़कन को संचालित करता है। यह रक्त के जमने में सहायता करता है तथा एंजाइमों के स्रावित होने में भी सहायता करता है। और इसका स्रोत, कैल्शियम का जो मुख्य स्रोत है वह दूध एवं उससे बनी वस्तु, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल को छोड़कर अन्य बहुत से अनाज जैसे बाजरा, रागी, मक्का इत्यादि में पाया जाता है। और अगर इसकी कमी मतलब डिफिशियंसी से अस्थियों का ठीक से निर्माण नहीं होता है, दांत विलंब से निकलते हैं एवं जल्दी टूट जाते हैं। मतलब हड्डी से रिलेटेड जो भी चीज है उसमें डिफिशियंसी आ जाएगा। अगर कैल्शियम की कमी होगा तो उसमें विकार आ जाएगा। अब हम देखते हैं फास्फोरस। और फास्फोरस जो भी है वो भी हड्डियों के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है। और इसका जो प्रमुख कार्य है यह है कि यह कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थि एवं दांतों का निर्माण करता है। मतलब कैल्शियम और फास्फोरस। इसी तरह से यह वसा में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है तथा रक्त में इसकी उपस्थिति से शारीरिक अम्ल क्षार का संतुलन बना रहता है। मतलब कि जो अम्ल क्षार एसिड बेस का जो बैलेंस है यह फास्फोरस ही उसको बनाकर रखता है। और इसका स्रोत मेन है दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे तथा संपूर्ण धान्य इसके अच्छे स्रोत है। अगला हमारा है लोहा और कार्बनिक। ये सब हम लोग कार्बनिक पोषक तत्व के बारे में बातें कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो हमने कैल्शियम, फास्फोरस इसको देख लिया था। वो हमारा अगला है लोहा। इसकी कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है और इसके कारण से एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है। और इसका जो लवण होता है उससे रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संचरण करता है। लोहे की कमी के अनुसार ये तो मतलब लोहा के जो कमी होता है उससे कौन बीमारी होता है? अनीमिया। इसको रक्तता हिंदी में कहते हैं। और इसकी कमी से जो है शरीर में मतलब कमजोरी आ जाती है, अत्यधिक थकान महसूस होने लगता है। इसकी तीव्र अवस्था में आंखों के सामने अंधेरा आना, चक्कर आना, भूख न लगना इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। अब इसके स्रोत जो है, लोहा का जो मेन स्रोत है यह कृषि का सर्वोत्तम स्रोत है। इसके अतिरिक्त अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवे इत्यादि में भी लौह तत्व पाए जाते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में लगभग 20 मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है। कितनी की आवश्यकता है? 20 मिलीग्राम।
अब हम लोग देखेंगे आयोडीन। आयोडीन भी एक इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। और ये जो हम लोगों के पास थायराइड ग्रंथि जो है उससे उत्पन्न होने वाला जो हार्मोन है थायरॉक्सिन, इसमें आयोडीन बहुत अधिक होता है। भोजन और पानी में थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए आयोडीन अनिवार्य होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है, जिसको ग्वाइटर कहते हैं। इसमें प्रभावित व्यक्ति के गर्दन में सूजन आ जाती है। ग्वाइटर के बाद क्रेटिनिज्म की अवस्था आती है, जिससे प्रभावित व्यक्ति में शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होने लगता है। और इसका स्रोत जो है, मेन स्रोत जो है आयोडीन का, वह समुद्री वनस्पति, मछली, आयोडीन युक्त लवण इत्यादि। आयोडीन युक्त नमक। उसी तरह से अब अगला जो है हमारा सोडियम। यह रक्तदाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलन बनाए रखता है स्रोत लवण, मांस, मछली, अंडा, दूध इत्यादि से। पोटेशियम, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करते रहता है। इसका भी स्रोत मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जी इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत है। अब अगला हमारा टॉपिक विटामिन। ये विटामिन का तो हम लोग अकार्बनिक के रूप में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न पाचक एंजाइम और उसके कार्य। तो कुछ एंजाइम सब है, अब हम उसका कार्य देख लेंगे कि क्या क्या करता है। तो पहला नंबर पर है पेप्सिन। तो इसका काम है प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करने का। उसी तरह से टाइलिन हो गया, यह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। रेनिन हो गया, दूध के घुलनशील केसिन को Ca+ आयन की उपस्थिति में अघुलनशील पैरेकेसिन में परिवर्तित करता है। एमाइलेज, स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तित करना। ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पेप्टाइड्स में परिवर्तन करना। लाइपेज, वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करना। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करना। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तित करना। तो ये सब हम लोग जान गए। अब हम लोग कुछ प्रकार का विटामिन सब है और उसके कमी से क्या क्या हो सकता है, उसका स्रोत क्या है, उसके कार्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जो मेन विटामिन सब है, विटामिन जो मेन विटामिन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा विटामिन है विटामिन ए, इसको रेटिनॉल भी कहते हैं। और इसके कमी से जो है विकास बाधित हो जाता है, रतौंधी संक्रमण का जल्दी शिकार हो जाना और रतौंधी हो जाना, ये सब इसके कमी के लक्षण हैं। और इसका कार्य जो है विटामिन ए का क्या कार्य है, तो यह आंखों को स्वस्थ रखता है, विकास, त्वचा तथा श्लेष्म कला को स्वस्थ रखता है। और विटामिन का जो मेन स्रोत है दूध, विटामिन ए का दूध, घी, मक्खन, टमाटर, पीले फल, सब्जियां, मछली का तेल, अंडे की जर्दी। उसी तरह से हमारा दूसरा है विटामिन बी, जिसको थायमिन भी कहा जाता है। इसके कमी के कारण तंत्रिका दोष हो जाता है, विकास बाधित हो जाता है और धड़कन कमजोर हो जाता है। इसका उपयोग कार्बोहाइड्रेट के उपयोग में होता है और यह हृदय को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। इसका जो स्रोत होगा मूंगफली, तिल, सूखी मिर्चें, बिना धुली डाले गेहूं, चावल, खमीर आदि अनाजों की ऊपरी परत में यह पाया जाता है।
अब हमारा दूसरा है विटामिन B2, इसको रिबोफ्लाविन भी कहते हैं। इसके कमी से आंख लाल हो जाता है, रोशनी बर्दाश्त नहीं हो पाता है तथा दृष्टि धुंधली होने लगती है। और इसका मुख्य कार्य त्वचा तथा मुख का स्वास्थ्य विकास करना है। यह खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध तथा दूध से बनी वस्तुओं में पाई जाती है। इसी तरह विटामिन 6, जिसको पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं, बच्चों में अच्छे कन्वल्सन्स उत्पन्न करता है। और इसका कार्य त्वचा का स्वस्थ विकास, तंत्रिकाओं का सही तरह से काम करने में सहायता करना। और यह मांस, कलेजी तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है। अब है निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक एसिड। यह चर्म रोग, मानसिक विकार, लागड़ा आदि इसके कमी से हो जाती है। यह तंत्रिका तंत्र तथा मांस आंत्र का सही काम करने में मदद करती है। यह अनाजों के बाहरी परतें, पत्तीदार सब्जियां, बादाम, टमाटर, मांस, आलू, गेहूं का अंकुर आदि दालों में पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट है विटामिन B12, इसको साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से प्रेनिशियस एनीमिया, परनासी रक्तता हो जाती है। और इसका मुख्य काम रक्त बनाना है, मतलब B12 का मेन काम क्या है? रक्त बनाना। और इसका स्रोत है मांस, कलेजी, दूध। उसी तरह फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड, यह गर्भवती स्त्री एवं शिशुओं में एनीमिया उत्पन्न करता है, मतलब अरक्तता उत्पन्न करता है। फोलिक एसिड की कमी से क्या होगा? अरक्तता, एनीमिया हो जाएगा। इसका भी मेन काम रक्त बनाना है। यह दालें, हरी सब्जियां तथा कलेजी में पाई जाती है। अब है हमारा विटामिन C, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसके कमी से रक्तस्राव की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, घाव का ढेर देर से भरना, मसूड़ों में खून बहना इत्यादि सब लक्षण देखे जा सकते हैं। और इसका कार्य मसूड़ों, रक्तवाहिका आदि का स्वस्थ विकास करना है। यह संतरा, नींबू, आंवला इत्यादि फल, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, अंकुरित अनाज आदि में, आलू में भी थोड़ा मोड़ा पाया जाता है। विटामिन D, कैल्सीफेरोल, आर्गोकोली, कैल्सियराल। इसके कमी से रिकेट, अस्थियों की कोमलता तथा टेढ़ापन। और इसका काम है फास्फोरस और कैल्शियम का उपयोजन। यह अंडे, कलेजी, दूध, मछली के यकृत और तेल में मिलता है। उसी तरह विटामिन E, जिसको टोकोफेरोल भी कहते हैं, मनुष्यों में इसकी भूमिका निश्चित है। और इसके कार्य के बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। यह मक्खन, पत्तेदार सब्जियां और गेहूं के अंकुर में पाए जाते हैं। विटामिन K, जिसको नैप्थोक्विनोन भी कहते हैं, रक्तस्राव की लक्षण। इसके कमी से रक्तस्राव की प्रवृत्ति बनी रहती है। और इसका कार्य रक्त का समान स्कंदन, क्लॉटिंग करना है। और यह टमाटर तथा हरी सब्जी में पाई जाती है। तो इसी के साथ हमारा यह न्यूट्रिशन एवं हेल्थ से संबंधित पाठचर्या समाप्त हुई। फिर अगले टॉपिक्स में, अगले वीडियो में, लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आपके स्वस्थ जीवन और सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अलविदा।